नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज की एक बड़ी खबर, क्योंकि सब लोग धनखड़ साहब का इस्तीफा डिस्कस करने में ही मसरूफ थे, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आज सुप्रीम कोर्ट से भी आई, जहां पर जस्टिस B.R. गवई ने जस्टिस यशवंत वर्मा के केस से अपने आप को रिक्यूज किया, अपने आप को अलग किया। उन्होंने कहा कि मैं उस कमेटी का हिस्सा था जिस कमेटी के जरिए इस बात का निर्णय लिया गया था कि जस्टिस यशवंत वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट में किया जाए। अब ये जो डिसीजन CJI गवई का आया है, ये ठीक एक दिन बाद जब धनखड़ साहब का इस्तीफा आया था। और धनखड़ साहब का इस्तीफा क्यों आया ये सबको पता है। अब तो ये जगजाहिर बात है कि जो इम्पीचमेंट मोशन लाया गया था जस्टिस यशवंत वर्मा का, वही सारे फसाद की जड़ थी। धनखड़ को रिजाइन करना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा, और आज CJI गवई ने भी अपने आप को रिक्यूज कर लिया। जैसे कि धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया, भले ही गवई साहब ने इस्तीफा ना दिया हो, लेकिन अपने आप को इस पूरे यशवंत वर्मा केस से अलग कर लिया एक तरीके से। अब एक नई बेंच इसमें बनाई जाएगी, लेकिन सवाल दो सवाल हैं कि क्या जस्टिस गवई का अपने आप को अलग करना यशवंत वर्मा के केस से धनखड़ के इस्तीफे का कोई कनेक्शन है, और दूसरा सवाल यह है कि अब इम्पीचमेंट मोशन का जो महाभियोग लाया जा रहा था लोकसभा और राज्यसभा में, उसका क्या होगा। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील और एक्टिविस्ट महमूद प्राचा इस समय है। महमूद, आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और जस्टिस गवई का अपने आप को अलग करना या रिक्यूज करना और धनखड़ साहब का इस्तीफा, क्या उसमें कोई कनेक्शन आपको दिखता है? जी, अनम्यूट कर लीजिएगा प्राचा, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, कनेक्शन जो कयास लग रही है वो जस्टिस चंद्रचूड़ के गैंग के, जिनको मेंबर कहा जाता है जस्टिस वर्मा, उनके इस्तीफे के बारे में जो कार्रवाई चल रही है, जो उनकी इम्पीचमेंट के बारे में कार्रवाई चल रही है, और वो एक लंबी प्रक्रिया के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति महोदय के पास भेजा, उसके बाद वो गवर्नमेंट के पास आया, और एक इम्पीचमेंट मोशन सरकार यानी कि मोदी जी, अब सरकार और मोदी जी में तो कोई फर्क है ही नहीं आजकल, लाना चाहते थे, और उन्होंने लोकसभा में शायद इंट्रोड्यूस कराया, और दूसरा विपक्ष ने राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करा दिया। तो अब मोदी जी और अमित शाह जी का जो अब तक का हम लोगों का एक्सपीरियंस है, वो अच्छा दिखना चाहते हैं, अच्छा कोई काम नहीं करना चाहते वो कभी भी, लेकिन वो हमेशा अच्छा दिखना जरूर चाहते हैं। अच्छे कपड़े पहन के, अच्छे कैमरे सामने लगवा के, अच्छी फोटो खिंचवा के, अच्छी बातें कह के, अच्छे जुमले बोल के, बाद में ये बोल के कि हमने तो चुनावी जुमला बोला था, उस पर अमल थोड़ी करना होता है। ये उनका व्यवहार रहा है अब तक का। तो अब जस्टिस वर्मा, जो कि जस्टिस चंद्रचूड़ के एक तरीके से गैंग के मेंबर पूरी जुडिशियल कम्युनिटी में माने जाते हैं, उनके बारे में पूरा देश जो है एकदम अचंभित हो गया, पूरा देश एकदम दुखी हो गया, पूरा देश एकदम नाराज भी हो गया, और बहुत बड़ी एक तरीके से पूरे देश में पूरी जुडिशरी की छवि खराब करने के लिए ये चंद्रचूड़ साहब के जो गैंग मेंबर कहे जाते हैं, वर्मा साहब के एक इशू ने पूरे देश में जुडिशरी की छवि का पूरी तरीके से तो नहीं, काफी हद तक सत्यानाश कर दिया। इसमें कहने में किसी को कोई अतिशोक्ति नहीं होनी चाहिए। तो अब मोदी जी को तो अच्छे बने रहना है, अच्छे लगना भी है, लेकिन पहले दिन से अमित शाह साहब ही तो थे जिन्होंने FIR नहीं होने दी, जिन्होंने रिकवरी नहीं होने दी, और किसको दोष दिया जा सकता है? वही तो होम मिनिस्टर थे, उन्हीं के अंदर दिल्ली पुलिस आती है, और दिल्ली की जो फायर ब्रिगेड भी है वो भी कोई LG साहब बोलेंगे या होम मिनिस्टर साहब बोलेंगे तो उनसे बाहर नहीं जाएगी। तो जिस प्रकार से सबूतों को मिटाया गया, वो अमित शाह साहब की मर्जी के या उनके इशारे के बगैर तो मिट नहीं सकते। अब ये उनकी मन की मंशा है कि हमें इसका प्रयोग करना है जुडिशरी को कमजोर करके, कोलिजियम सिस्टम को खत्म करने के लिए, और जो जुडिशियल सिस्टम है उस पर भी एक पूरी तरीके से आयरन क्लच बिठा के अपॉइंटमेंट, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट वो करते हैं, उसी तरीके से जजेस की भी अपॉइंटमेंट करें। मन में तो ये है, लेकिन पब्लिक को अगर ये पता लग गया
तो पब्लिक तो शायद सड़कों पे ही आ जाएगी फिर। क्या ये मतलब जुडिशरी से तो बहुत प्यार करती है ना अब तक पब्लिक, चाहे काफी छवि खराब हुई है। तो दिखाना कुछ था, करना कुछ था। अब इस सब चक्कर में पूरा देश तो धोखा खाता ही है हर बार मोदी जी से। धनखड़ साहब जो बहुत ही उनके निकटतम व्यक्ति थे वो भी धोखा खा गए, उनको वो भी डिसीव हो गए एक तरीके से। उन्हें लगा शायद मोदी जी ये जस्टिस वर्मा के खिलाफ एक्शन लेना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे भी हाउस में एक नो कॉन्फिडेंस मोशन आया हुआ है, तो मैं इसमें बिजली की गति से काम करने की चेष्टा करूं। तो अब मोदी जी का तो बड़ा इसमें धक्का लग जाता, उनकी तो सारी जो प्लानिंग थी जो हम लोगों की समझ में आ रही है उसको बड़ा धक्का लगता। तो अब वो धनखड़ जी जो हमारे सब जो हम लोग बात भी करते हैं आपस में, और आज भी बात हो रही थी धनखड़ जी के बारे में, तो उनके बारे में ये कहा जाता है उनकी हाइट बहुत ऊंची है, लेकिन जैसे ही वो मोदी जी के समक्ष आते हैं उनकी हाइट जो है 2 फीट तक कम हो जाती है। ऐसा लोग मतलब मजाक में ऐसा कहते हैं, 2 फीट तो नहीं, हाँ 6-7 इंच तो जरूर कम होती है, क्योंकि वो झुक इतने जाते हैं ना ऐसे करके। तो उसके ये चरित्र उनका माना जाता है मोदी जी के प्रति। और ये चरित्र इसलिए भी माना जाता है कि उन्होंने मोदी जी की तारीफ में पता नहीं कितने पुल बांधे, गलत या सही। वेस्ट बंगाल से लेके कोई ऐसा काम नहीं छोड़ा जो मोदी जी को प्रसन्न करने के लिए वो सारी अपनी जो संवैधानिक मर्यादाएं गवर्नर के रूप में भी, और यहां तक कि वाइस प्रेसिडेंट साहब के पद के बाद भी, राज्यसभा के चेयरमैन के पद पे आसीन होने के बाद भी कौन सी ऐसी मर्यादा है जो उन्होंने नहीं तोड़ी। एक ही गलती हो गई और वो भी उन्होंने धोखा खा लिया। उनको गलती से लग गया कि कुछ मोदी जी का फायदा वर्मा साहब को, जो कि चंद्रचूड़ साहब के, और चंद्रचूड़ साहब कौन है? जो चंद्रचूड़ साहब मोदी जी के पीछे रह के अपने मोदी जी को बड़ा भाई बताते हुए उनके पीछे खड़े होकर अपनी पारिवारिक पूजा करते हैं। तो इतने निकटतम प्रिय चंद्रचूड़ साहब जो मोदी जी के प्रिय थे, जिनको घर की एक्सटेंशन भी दे दी गई, और अभी ये बताया जा रहा है बहुत ही आलीशान मकान उनको अब भी दे दिया गया है। तो इतने निकटतम व्यक्ति के प्रिय व्यक्ति को, चंद्रचूड़ साहब के प्रिय वर्मा साहब को कैसे नुकसान पहुंचा सकते थे? तो ये उन्होंने धोखा खा लिया कि वर्मा साहब को वो न्यायोचित तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। इसका अंजाम उन्हें भुगतना पड़ा, ऐसा कयास हम लगा सकते हैं। वजहें तो और भी बहुत होंगी जो धीरे धीरे निकल के सामने आएंगी, क्योंकि राष्ट्रपति का एक पद खाली रख लिया, अब 10 लोगों को जो मतलब एक टेंडर की तरीके से निकाल दिया गया कि आओ और ये टेंडर भरो, मैं उपराष्ट्रपति का पद किसे दूंगा। तो अब बहुत सारे लोग तो अब पूरी तरीके से मोदी जी को प्रसन्न करने में और टेंडर भरने में लग गए। नहीं, सवाल ये उठता है कि उपराष्ट्रपति धनखड़ के इस्तीफे के बाद जिस तरीके की जो हालात पैदा हुए हैं, सबके मन में सवाल है कि क्या हुआ, ऐसा क्या किया। ये तो बहुत क्लियर है कि धनखड़ साहब को बेइज्जती करके निकाला गया। क्या जस्टिस गवई को भी ये डर था, क्योंकि वो भी एक बड़े संवैधानिक पोस्ट पर हैं, और जिस तरीके की बेइज्जती धनखड़ साहब की हुई है, उस तरीके की बेइज्जती हो सकता है कि सीजेआई साहब ना चाह रहे हो, और इस वजह से उन्होंने सोचा कि भाई चलो मेरे पास एक ऑप्शन है इसमें से रिक्यूज करने का, मैं रिक्यूज ही कर लूं, वो ज्यादा बेटर है, मेरे एटलीस्ट मुझे शांति रहेगी। क्या वो भी एक कारण? देखिए, धनखड़ साहब ने भी तो रिक्यूज ही किया है। धनखड़ साहब ने परमानेंटली अपने पद से रिक्यूज कर लिया, और अगर देखा जाए तो गवई साहब को भी रिक्यूज करने के लिए माहौल ऐसा बनाया गया। उनके जो 4 सीनियर एडवोकेट हैं वो अपना लीगल ब्रेन भी तो लगाएंगे कि पिटीशन ही इस तरीके की बनाओ कि जिसमें गवई साहब को तो कम से कम, तो ये एक तरीके से बहुत सारे लोग इसको हमारी लीगल पार्लेंस में बेंच हंटिंग बोलते हैं। कई बार ये भी टैक्टिक्स अपनाई जाती है, वकील लोग जो बहुत ज्यादा अकलमंद होते हैं, हम लोग तो कम अकलमंद वकील हैं, कि पिटीशन ड्राफ्ट ही ऐसे करो, उसमें कोई ऐसा पॉइंट रख दो जिससे कि जज के सामने, जिसके सामने लगनी होती है रोस्टर बेंच के सामने, या ये तो मेंशनिंग होगी तो चीफ जस्टिस साहब के पास ही होगी, तो उसमें कुछ ऐसी बात रख दो, कुछ ऐसा पेंच रख दो कि वो अपने आप को इस केस को सुनने से असमर्थ पाए। तो ये तो कुछ वैसी स्थिति बनती है। लेकिन टू बी फेयर टू जस्टिस गवई ऑल्सो, मगर कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे दोनों में पैरेलल्स निकाला जा सकता है। ये धनखड़ साहब के केस में भी उन्होंने भी एक कार्रवाई करने की तीव्र गति से चेष्टा की राज्यसभा में, जो इम्पीचमेंट लोकसभा में खुद मोदी जी लाए, और क्योंकि राज्यसभा में देखिए खतरा भी था ना
राज्यसभा में लोकसभा की बनिस्बत विपक्ष का थोड़ा ज्यादा मजबूत पोजीशन, वहां अगर गड़बड़ हो जाती तो फिर चंद्रचूड़ साहब भी तो मोदी जी को दे, तो कुछ ना कुछ तो अंडरस्टैंडिंग है ही ना। इतना मोदी जी अपने कोई इतना भी चंद्रचूड़ साहब को अकेला नहीं छोड़ेंगे, तो पैरेलल निकाले जा सकते हैं। ये तो एक बात होगी, लेकिन अब जो आने वाला समय है वो क्या अनफोल्ड करेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। गवई साहब ने भी, अब ये तो माना जा सकता है एक तरीके से कि उनको मजबूरन इस केस का फैसला अपने आप से को इस केस के फैसले से अलग करना पड़ा, परंतु अब किस प्रकार का बेंच, क्योंकि मास्टर ऑफ द रोस्टर वही है, और मैं बहुत सोच समझ के ये शब्द प्रयोग कर रहा हूं लेकिन करने पड़ रहे हैं, किस बेंच के पास ये केस जाएगा, इसका एक अधिकार, पूरा अधिकार गवई साहब के पास है। तो वो ये किस डायरेक्शन में जाना है केस, हमारे वकीलों में तो ये पहले ही पता लग जाएगा जिस बेंच को गवई साहब मार्क करते हैं, क्योंकि बेंचेस भी तो हम लोग तो आपस में बोलते हैं ना, ये इस तरह की बेंच है, ये इस तरह की बेंच है, कोई बेंच के बारे में बोला जाता है ये बहुत ज्यादा सरकारी यानी मोदी जी के पक्ष की बेंच है, वरना ये न्याय करने वाली बेंच है, और ये जो है थोड़ा ज्यादा न्याय करने वाली बेंच है। ऐसी तो बातें चलती हैं। जैसे जब तक जस्टिस ओका साहब थे तो उनके बारे में तो यही कहा जाता था, जो भी आ गया इनके सामने, इनकी आंखों पे तो पट्टी बंधी हुई है, जो भी आ गया न्याय ही करेंगे, इस तरफ हो या उस तरफ जाए इससे उन्हें कोई मतलब नहीं। तो अब वो नजर आ जाएगा, ये सब तो हाथ में चीफ जस्टिस साहब के पास होता है। तो गवई साहब के ऊपर कुछ इस प्रकार का दबाव है या नहीं है, वो बेंच जैसे भी आएगी वैसे उसका कुछ ना कुछ अंदाजा हो जाएगा। अब देखिए धनखड़ साहब के पास भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि धनखड़ साहब कोई मोदी जी के रहमो करम पे तो आए हैं, लेकिन एक प्रक्रिया से आए, चुनाव करके आए। 528 वोट उन्हें लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के मिले थे, बहुत ही बड़ी मेजोरिटी से वो जीत के आए थे। तो अगर वो अपनी संवैधानिक पोजीशन को समझते तो वो इस्तीफा देने के लिए मना भी कर सकते थे। मैं एक पैरेलल एग्जांपल देता हूं। कल को मोहन भागवत जी ये बोले हैं मोदी जी से कि भाई साहब आप ऐसा समझिए, आप तो मगरमच्छ पकड़ते थे, लेकिन मगरमच्छ पकड़ने से तो कोई प्रधानमंत्री नहीं बन जाता। आरएसएस ने आपको, आप तो फकीर आदमी थे, आपकी तो डिग्रियों के बारे में भी तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं और आप अपनी डिग्रियां भी छुपा रहे हो, तो आपका जो व्यक्तित्व है उसमें कोई ऐसी खासियत तो थी नहीं कि आप प्रधानमंत्री बन जाते। बनाया तो हमने। तो अब अगर हम हमसे कहें, कल को अगर ये मोहन भागवत जी आरएसएस मोदी जी से ये कहे कि अब आप हम जो एक रूल बना हुआ है 75 साल का, ये जो आपने ही बनाया था, तो अब सितंबर में आपको रिटायरमेंट लेनी चाहिए, तो आप लोगों का क्या ख्याल है? नीलू जी आप ही बता दीजिए, क्या मोदी जी इस्तीफा देंगे 75 साल का होने के बाद? वो क्या कहेंगे कि सुनिए भागवत जी, मुझे जनता ने वोट दिया है, वाराणसी की जनता ने, हालांकि दिया नहीं है वो तो हम सब जानते हैं, वो तो सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने भी बताया, दूसरे लोगों ने भी बताया, ये तो इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से फर्जीवाड़ा करके जीते हैं। मगर कहेंगे तो यही, मैं तो जीत के आया हूं, मैं लोकसभा का मेंबर बना हूं अपने आप जीत के, उसके बाद मुझे सब लोगों ने, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी, उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने मिलकर मुझे लीडर ऑफ द हाउस चुना है, सीएलपी यानी कि लेजिस्लेटिव पार्टी का हेड चुना है, मुझे एनडीए के लोगों ने प्रधानमंत्री चुना है, आप कौन हो? ये बात धनखड़ साहब भी कहने की, मतलब टेक्निकली तो स्थिति में थे ही, तो वो तो नहीं कहेंगे ऐसा। क्यों नहीं कहेंगे कि ईडी, सीबीआई, जज लोया, ये सब तो चीजें हैं ना। तो अब जस्टिस चंद्रचूड़ बनना है या जज लोया बनना है, ये बिल्कुल सब लोगों के सामने दो रास्ते खुले होते हैं। अब कौन कौन सा रास्ता इख्तियार करता है वो जनता के सामने तो आ ही जाता है। आप ये कह रहे हैं कि जस्टिस गवई जस्टिस लोया नहीं बनना चाहते थे और इसलिए उन्होंने एक सेफ एग्जिट देखकर और उन्होंने अपने आप को रिक्यूज कर लिया, आप क्या ये कहने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, बनना नहीं चाहते नहीं, एक मैंने तो आपको दो ऑप्शंस बताए, ये अमित शाह जी और मोदी जी के राज में दो ही ऑप्शन है। मतलब ये सिर्फ जजेस के ऊपर ही लागू नहीं होता है, सबके ऊपर, ये तो धनखड़ साहब के ऊपर लागू नहीं हुआ। मैंने अभी तो आपको यही बात समझाने की चेष्टा की है। धनखड़ साहब क्यों इस्तीफा दे बैठे 1 मिनट में? कहां टाइम लगा, बीमार थोड़ी है, वरना तो अभी तक तो तांता लग गया होता लोगों का वहां उनको देखने के लिए, गेट वेल सून
करने के लिए। फ्लावर्स मतलब पूरे अंबार लग गया होता उपराष्ट्रपति भवन में भी, फूलों का, डॉक्टरों का। कुछ नजर आ रहा है आपको? तो वो बात तो एकदम खोखली नजर आती है ना स्वास्थ्य के लाभ के कारण। तो इस्तीफा क्यों दे दिया? अब आप बता दो मुझे, कोई और लॉजिक हो तो। या तो कोई लालच, या जज लोया, यानी कि डर, ईडी, सीबीआई, ये वो सब। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गवई साहब के सामने भी, लेकिन जो एग्जाम्पल हैं, जो एग्जाम्पल बिल्कुल ही चीजों को क्रिस्टल क्लियर बनाते हैं, कि एक तो मोदी जी के सामने नतमस्तक होके पूरी दुनिया को मैसेज दो कि मैं मोदी जी का छोटा भाई हूं, और मैं अपनी पारिवारिक पूजा में भी मोदी जी को आगे खड़ा करता हूं, अपने आगे खड़ा करके पारिवारिक पूजा कराता हूं। और दूसरा जज लोया, जो अपने संवैधानिक कार्यों से हिले नहीं, जान दे दी। उनको भी कहा जाता है 150 करोड़ तक ऑफर हुए थे, ऐसा ऐसा पूरा पब्लिक डोमेन में है सब सारी चीजें। तो अब दो ऑप्शन है, लोया या चंद्रचूड़ साहब। तो अब किसने क्या चुना, किसने किस तरफ कदम बढ़ाया, वो उसके कार्यों से पता लगता है। अभी बेंच जो है अभी डिसाइड हुई नहीं है। अभी अब बेंच डिसाइड होगी तो उससे काफी हद तक अंदाजा लग जाएगा कि लेकिन अच्छा, ये जो अब ये तो क्लियर है कि एक स्पेशल बेंच इसके लिए बनाई जाएगी, उसके बाद ये पूरा केस आगे बढ़ेगा। लेकिन इम्पीचमेंट मोशन का क्या होगा? वो इम्पीचमेंट मोशन जो कि एडमिट कर लिया गया है राज्यसभा में, जिसका ऐलान धनखड़ साहब ने कर दिया था, लोकसभा में भी वो सबमिट किया गया, लेकिन उसका ऐलान नहीं किया ओम बिरला ने, लेकिन धनखड़ साहब ने इसका ऐलान कर दिया था। तो अब इम्पीचमेंट मोशन का क्या होगा? अब आने वाला समय ही बताएगा। देखिए, चंद्रचूड़ साहब को और मोदी जी के घनिष्ठ रिश्ते को कमजोर समझना मेरे ख्याल से बहुत बड़ी गलती होगी। इतने आसानी से चंद्रचूड़ साहब का कोई व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। पब्लिक को दिखाने के लिए भले ही कुछ भी किया जाए, तो राज्यसभा में उसका खतरा ज्यादा है। तो मुझे अब नहीं लगता कि अब तो क्रिस्टल क्लियर मैसेज चला गया है ना। भले ही इसकी वजह और भी हो कोई, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं अभी अभी तो हो सकता है कुछ और भी वजह हो, लेकिन जो मैसेज जा रहा है, नहीं, आप ये कह रहे हैं कि कई चीजें दिखाने के लिए की जाती हैं, तो क्या ये पूरा महाभियोग दिखाने के लिए लाया गया था, ताकि ये मैसेज लोगों में चला जाए कि भाई देखिए, जो न्यायपालिका में जो भ्रष्टाचार है उसको हम फाइट आउट करने के लिए बहुत सीरियस है। तो ये क्या पूरा महाभियोग एक नाटक था? क्या 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 हुआ है? वरना आप मुझे ये बता दो कि अगर बीमार होना भी था उन्हें, तो इस सत्र के बाद बीमार हो जाते। हंसते खेलते तो खूब डांट रहे थे ना। नहीं, डांट तो नड्डा जी रहे थे एक्चुअली, पता नहीं उनको डांट रहे थे किसी और को डांट रहे थे। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, मतलब वो नड्डा जी तो खुद ही चेयरमैन बन बैठे थे उस समय। नहीं, तो इसका तो मतलब ये है, आप जो बात कह रहे हैं उससे दो तीन बातें निकलती हैं और बड़ी चिंताजनक बातें हैं। क्या ये धनखड़ का इस्तीफा पूरा एक नाटक था जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से खेला गया है? भाई हो सकता है उनको कोई प्रलोभन दे दिया गया हो, मैं पॉसिबिलिटी कह रही हूँ, क्योंकि प्रलोभन या डर नहीं, दोनों जैसे सवाल पूछूंगी प्राचा, मुझे लोग ट्रोल करने लगेंगे, अरे आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और आप ये सब बोल रही हैं। लेकिन पॉसिबिलिटी ये निकल सकती है कि क्या ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से पूरा खेला गया एक राजनीतिक नाटक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, ताकि एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट कर दो ताकि फिर महाभियोग जस्टिस यशवंत वर्मा का हो ही ना। क्या ये नाटक है? ये इसमें आपको कौन सा ट्रोल करने का मतलब, इसमें कौन सा सबूत आपके पास नहीं है इस बात को कहने का आज, आपके या मेरे पास? मैं वही तो कह रहा हूं, बीमार होना था, कुछ दिन बाद बीमार हो जाते। इतना अर्जेंटली बीमार होके तुरंत आनंद फानंद में अगले दिन सुबह का तो इंतजार कर लेते, रात को 9:30 बजे ही बीमार होना था। लेकिन इतनी बेइज्जती झेलने के बाद धनखड़ को, अगर धनखड़ ने इस्तीफा देकर एक नाटक रचाया गया है, तो इस नाटक से धनखड़ को क्या फायदा हो रहा है? अभी मैंने आपको इतनी देर तक जज लोया साहब का नाम बताया, फायदा ही थोड़ी होता है कोई, फायदा तो इतना हो गया। अब हिज मास्टर्स वॉइस की बात हुई ना, बेइज्जती कितनी हुई धनखड़ साहब की? देखिए उन्होंने, अब मैं इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं, वो बहुजन समाज से आने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए मुझे कुछ ज्यादा ही दुख होता है। लेकिन उन्होंने ऐसा कौन सा कार्य किया आज से पहले विज़ाविज़ मोदी जी, जो मोदी जी कोई भी काम करे तो उनकी बेइज्जती होगी? मुझे ये बता दीजिए। मोदी जी की तरफ से तो प्रसाद है, वो ग्रहण करना है भक्त को।
ओके, सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट यू मेड। आप ये कह रहे हैं कि धनखड़ का इस्तीफा धनखड़ के लिए एक मोदी जी का प्रसाद है, और ये जो पूरा इस्तीफा है ये ड्रामा है, ये नाटक है जो है। देखिए, मैंने तो भगवान बताया नहीं है मोदी जी को, ना आपने बताया कभी। धनखड़ जी तो बताते हैं ना अवतार भगवान। धनखड़ साहब के साथ तो कोई सहानुभूति है नहीं, किसी को नहीं, ना आपको होगी ना मुझे होगी। मुझे कोई कार्य बताए ना, क्यों, मतलब कोई अगर उन्होंने ऐसा कार्य किया तो सहानुभूति होगी। प्राचा, व्यक्तिगत रूप से इसलिए मुझे सहानुभूति नहीं है धनखड़ साहब के पास साथ की, क्योंकि उन्होंने लोकतंत्र का बहुत हनन किया है, लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को खत्म किया, इसलिए सहानुभूति नहीं हो सकती। लेकिन अगर ये नाटक है जो आप पॉइंट आउट कह रहे हैं कि ये इस्तीफा पूरा एक रचा गया नाटक है मोदी और शाह की रजामंदगी से, तो फिर इससे घृणित बात और क्या हो सकती है संसद के लिए? आज सारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट एक नहीं कई हैं हमारे देश में, उनके लिए इससे घृणित और क्या बात हो सकती है? ये तो पूरा मजाक बना के रख दिया। इससे मतलब वाइस प्रेसिडेंट साहब ने ऐसा इस्तीफा किसी के कहने पे दिया, ये सबसे घृणित बात तो यही है। जीते हुए भाई पीछे की बैकडोर पॉलिटिक्स भूल जाओ, आपके मोदी जी ने उनको डिजर्व नहीं करते थे या करते थे बना दिया। मेरे हिसाब से तो वो डिजर्व नहीं करते थे, किसी से पूछ लो आप, वो डिजर्व नहीं करते थे, उनमें कोई क्वालिटी नहीं थी। क्वालिटी सिर्फ ये थी कि मोदी जी ने उनको बनाया। अब अगर वो इसको प्रसाद, देखिए मैं उसके आगे भी कुछ कह रहा हूं ना, जब वो भगवान ही मानते हैं तो भगवान प्रसाद के तौर पे अगर कोई कड़वी चीज भी दे रहा है तो वो ग्रहण करके उस भगवान की जय जयकार करनी है या भगवान को रुष्ट करना है। और रुष्ट होने का मतलब फिर जज लोया, वहां तक बात जाती है ना। ईडी सीबीआई तो बीच की बात है, बात तो अभी सतपाल मलिक साहब को नहीं देख रहे हैं हम। अगर वो भी प्रसाद ग्रहण करते रहते भगवान से, उन्होंने तो खैर कभी कहा नहीं भगवान, तो सब ठीक था। नहीं तो जज लोया का कार्य करने की कौन सी कमी छोड़ दी आप ये बता दो मुझे सतपाल मलिक जी के साथ। मतलब इतनी दिल तो किसी भी में भी होता है ना, कि एक झूठा ईडी का केस आप बनवा रहे हो उनके ऊपर, सरासर झूठा है, वो व्यक्ति बीमार है तो कम से कम 2 दिन का तो इंतजार कर लो। उसी प्रकार से धनखड़ साहब का हुआ है। ये नहीं टाइम था उनके पास कि आप 2 मिनट भी इंतजार करें, इस्तीफा तुरंत, वरना जज लोया। अब तो कम से कम ये है ना कि कुछ बाद में थोड़ा बहुत कुछ और भी प्रसाद मिल सकता है कभी ना कभी। तो ये बात तो बिल्कुल बेकार की है कि उन्होंने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया। इसका मतलब ये है कि प्राचा, जो आप पॉइंट आउट कह रहे हैं कि अगर हम ये थोड़ी देर के लिए मान ले जो आपने बताया, जो रीड बिटवीन द लाइंस, कि धनखड़ साहब का इस्तीफा एक नाटक है, मोदी और शाह साहब के साथ रचा गया, और हो सकता है कि आगे धनखड़ साहब को इसका कोई फायदा मिलेगा, या हो सकता है उनको प्रॉमिस ऑलरेडी कर दिया गया हो कि भाई आपको ये मिलेगा। देखिए, कैरेट एंड स्टिक होती है ना, या तो ये या फिर ये, दोनों चीजें एक साथ है ना। या तो कुछ प्रॉमिस किया गया होगा या फिर जज लोया के बाद तो कुछ बोलने की आवश्यकता क्या पड़ती है, वो तो एक्सट्रीम स्टेप है। तो और इसी की कॉम्प्लेक्सिटी देखते हुए जस्टिस गवाई ने सोच लिया होगा कि भाई मेरे लिए सबसे अच्छा है कि मैं रिक्यूज कर जाऊं, इतना बचना है। और उनके लिए तो बहुत अच्छा ग्राउंड भी तैयार कर दिया ना, हमारे 4 विद्वान इतने बड़े बड़े वकील पेश होके, लीगल स्ट्रेटजी भी बना दी उन्होंने बढ़िया। लेकिन मास्टर ऑफ द रोस्टर तो वही है ना, अभी प्रत्यक्षम किम प्रमाणम अभी हो जाएगा। और ये वर्मा साहब का केस अदालत में भी कितने दिन में सुना जाता है। जैसे अब राज्यसभा में तो मुझे लगता है, और लोकसभा में भी, लोकसभा में तो वैसे ही था, ठंडे बस्ते में ही था ना, राज्यसभा में भी अब ठंडे बस्ते में, और सुप्रीम कोर्ट में भी ठंडे बस्ते में जाएगा। तो फिर भी कोई सबूत बाकी और कुछ चाहिए किसी को कि चंद्रचूड़ साहब भारी है, लॉबी उनकी हैवी है, मोदी जी के बहुत निकटता में, वो घरों से तो साबित हो ही गया ना। किसी और चीफ जस्टिस को बताओ मुझे, आप इतने दिन तक घर रखने का मौका मिला हो और वो भी 5,000 रुपए पे, बताओ आप मुझे। और तब भी वो बड़ी नाराजगी जाहिर करके, अभी गए हैं नहीं गए हैं मुझे तो पता नहीं है, बता रहे हैं कि उनको कुछ दूसरा घर, बहुत ही आलीशान घर एक उन्हें प्राप्त हो गया है, और जिससे वो शायद अभी भी खुश नहीं है। लेकिन जो बात आप आज कह रहे हैं वो अभी तक मजबूत नहीं है, कैसे मान लें हम?
आपने जो बात अभी कही है इस इंटरव्यू में, पिछले 48 घंटे से जब से धनखड़ साहब का इस्तीफा आया है, किसी ने नहीं कहा है, क्योंकि सब ये कह रहे हैं भाई धनखड़ साहब की बेइज्जती हुई है, धनखड़ साहब का अपमान हुआ है, मोदी जी ने उनको लात मार के निकाल दिया। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि ये पूरा रचा हुआ एक ड्रामा है मोदी और शाह साहब की रजामंदगी में, और उनको कुछ ना कुछ प्रलोभन दिया गया है। वो धनखड़ साहब इस स्थिति में हैं कि वो इज्जत क्लेम कर सके मोदी जी के सामने, ये मैं कह रहा हूं। आप बार बार मेरी बात शायद मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। वो मुझे ये बताइए है, और उनका कोई मिली भगत, देखिए मिली भगत नहीं है, बिल्कुल भी डायरेक्शन है ये या ये। मिली भगत तो ऑटोमेटिक है ना, वहां कोई धनखड़ साहब किस गिनती में आ रहे हैं उनके सामने, वहां कोई उनसे डिस्कशन थोड़ी होनी है, मैसेज जाता है एक लाइन का, ये कर दो। तो ये तो उनकी एक तरीके से आप मिली भगत कह सकते हैं इतनी कि हाँ उन्होंने बिना चू चपड़ किए, अगर मैं थोड़ी हार्श लैंग्वेज में बोलूं, तुरंत जो आया था उस पर साइन कर दिया बिना पढ़े लिखे। मगर इसमें यह कहना कि उनकी बेइज्जती, मैं बेइज्जती का मुझे समझ में नहीं आ रहा किस प्रकार से बेइज्जती हो गई। क्या वो उपराष्ट्रपति के रूप में कोई जन्म से अपना अधिकार लिखवा के लाए थे? आप बताओ, तब तो बेइज्जती हो गई। गवर्नर क्या वो अधिकार लिखवा के आए थे? कपिल सिब्बल साहब उनसे बेहतर वकील हैं, सॉरी टू से हैं, मगर धनखड़ साहब से तो अच्छे वकील हैं ही वो। बताओ आप मुझे, वो बेचारे कितनी कोशिश कर रहे हैं, इधर भी कर ली उधर भी कर ली, समाजवादी में भी कर ली। वो क्या राष्ट्रपति बनने के इच्छुक नहीं होंगे? अभी उनका भी बेचारों का नाम चल रहा है। जयराम रमेश साहब को ले लीजिए, उन्होंने तो ट्रेपीज आर्टिस्ट होते हैं ना जो बेस्ट, जयराम रमेश साहब ने और शशि थरूर साहब ने तो उनको दोनों को मात दे रखी है, दोनों ने। अगर बैले आर्टिस्ट हो कोई या ट्रेपीज आर्टिस्ट हो तो ये दोनों तो बेचारे, ये इनका दिल नहीं है उपराष्ट्रपति बनने का। क्या कमी है, मतलब आप बता दो मुझे इन दोनों में, धनखड़ साहब में ऐसी क्या खासियत है जो इन दोनों में हमारे नहीं है? तो ये धनखड़ साहब की इज्जत बेइज्जती की बात करना ही मेरे ख्याल से व्यर्थ बात है। उनकी इज्जत है तो दी हुई है, ये वाली इज्जत वैसे नहीं, वैसे वो एक किसान के बेटे हैं, वकील भी हैं, वो वाली इज्जत तो उनकी अपनी कमाई हुई है। लेकिन गवर्नर बनने की इज्जत, अगर कोई इज्जत होती है इसमें, सेवा नहीं होती। क्योंकि बहुत लोग तो हमारे कांग्रेस पार्टी में ही है ना, राज्यसभा के लिए ही तपस्या कर रहे थे, नहीं मिली तो शायद मेरी तपस्या में कमी रह गई होगी, ऐसे ऐसे तो आरएसएस के एजेंट घुसे हुए हैं। तो अब धनखड़ साहब ने जो उपराष्ट्रपति के पद को प्राप्त किया है वो उनकी इज्जत नहीं है, वो तो एक उनके ऊपर एक टैग लगाया गया मोदी जी द्वारा, एक जो स्टिकर लगाते हैं ना, जैसे हम अपनी फाइल में लगाते हैं स्टिकर, ये छोटा सा होता है, हमने लगा दिया, जब तक ये लगा हुआ है तो वो फाइल पे लगा हुआ है, उतार लिया तो हमने दूसरी फाइल में लगा दिया, इतनी भर तो बात है। इज्जत है नहीं है वो तो मोदी जी की दी हुई है, इज्जत की बात ही नहीं करनी चाहिए कम से कम इनके। मतलब मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि कोई भी व्यक्ति ये इज्जत की बात कैसे कर सकता है उनके बाद। हाँ, अगर उनका ये बार काउंसिल का लाइसेंस कैंसिल कर देते, हाँ अगर उनकी जमीन छीन लेते जो किसानी की जमीन है, तब उनकी बेइज्जती होती, बिल्कुल बेइज्जती होती। ये तो दी हुई इज्जत है ना, दी हुई इज्जत इज्जत नहीं होती, कमाई हुई इज्जत कमाई हुई होती। इस इंटरव्यू में 2-3 पॉइंट्स आपने बड़े महत्वपूर्ण कहे हैं जो अभी तक नहीं कहे गए, कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे मैंने नहीं देखा। अब आपका ये एनालिसिस है, आपने रीड बिटवीन द लाइंस किया और आपने उसका लॉजिक समझाया। आपने ये कहा कि धनखड़ साहब का जो इस्तीफा है वो एक नाटक है, मोदी और शाह साहब की मिली भगत में, हो सकता है उनको कुछ एल्योरमेंट दिया गया हो। पॉइंट नंबर 1 इस इंटरव्यू, क्या डराया गया हो, क्या दिलाया गया हो। पॉइंट नंबर 2 आपने ये कहा कि जस्टिस बीआर गवई यशवंत वर्मा के केस से उन्होंने अपने आप को रिक्यूज किया क्योंकि जज लोया जैसी स्थिति नहीं चाह रहे थे, उनके पास एक सेफ विंडो था। उनके लिए मैं ये कह रहा हूं कि हालात बना के बढ़िया उनके सामने पेश किए गए और उन्होंने वो रास्ता चुना, क्योंकि जज लोया तो सबके सर पे है ना, इस देश में हर एक के सर पे जज लोया है, आम नागरिक के सर पे जज लोया है तो जजेस के सर पे नहीं होगा। बिल्कुल, तो जस्टिस गवई ने एक ऑप्शन चूज किया और वो उन्होंने अपने आप को अलग किया। और तीसरा पॉइंट आपने कहा, लेकिन अभी बेंच क्या चूज होगी, नहीं देखिए इसमें एक मैं ऐड करना चाहता हूं, बेंच क्या चूज होगी उससे पता लग जाएगा कि क्या उन्होंने पूरी तरीके से जो लीगल स्ट्रेटेजी थी उसी की वजह से किया या कुछ जज लोया की भी कंसिडरेशन थी। वो बेंच जो कॉन्स्टिट्यूट होगी उससे अंदाजा लग सकता है। और तीसरा पॉइंट जो आपने कहा कि ये जो महाभियोग संसद के अंदर लाया गया था जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ, वो अब पूरी तरह से डीरेल हो गया है।
बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है, लेकिन जस्टिस गवाई के बारे में मैं ये भी कह दूं, उनके मन में जहां तक मैं उन्हें पढ़ पाया हूं ये है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट लीजिए, नहीं चाचा, सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है यशवंत वर्मा का और जो महाभियोग कुछ नहीं होता लग रहा मुझे, तो है मुझे बोलना, अगर गवाई साहब की चलती तो इसमें तुरंत फैसला होता, मैं ये सीधी बात कह रहा हूं। और गवाई साहब की अगर चलती तो मैं उससे एग्जांपल देके आपको तथ्यात्मक रूप से साबित भी करना चाहता हूं। अगर गवाई साहब की चले इतनी सीधी तो वो कम से कम 150 वकील, 150 ये हाई कोर्ट्स में विभिन्न SC ST OBC और माइनॉरिटीज के 150 वकील बना जाए, 150, ये उनके दिल की बात है, मैं जानता हूं। ओके, वो बना नहीं पाएंगे, लेकिन क्योंकि उनकी चलेगी नहीं, सीधी सी बात है ये। उनके मन में 150 है, उन्होंने आइडेंटिफाई भी कर रखे होंगे बहुत बड़ी संख्या में वकील जो जजेस बनाने होंगे, जिनको वो चाहेंगे कि जो अच्छे लोग हैं वो जज बन जाए, लेकिन वो नहीं कर पाएंगे ना उतनी बार। ये इस बात का पता लग जाएगा कि जो बेंच बनती है कि उनके मन की बेंच है या बेंच बनवाई गई है उनसे, मैं ये भी कह सकता हूं। हालांकि ये थोड़ी सी गलत बात कह रहा हूं मैं, लेकिन मजबूरी है, कहनी पड़ेगी। अपने मन से वो ये चाहते होंगे कि ये जो चंद्रचूड़ साहब की लॉबी के जज हैं, जो इतने बड़े जो जिसमें हैं, तो उसका जो है निस्तारण, कानूनी निस्तारण जल्दी से जल्दी हो, तुरंत हो, क्योंकि ये जस्टिस वर्मा का केस नहीं है, ये पूरी जुडिशरी का केस है। और मैं आपको बता रहा हूं ये ओपन शट केस है, इसलिए ये जो वो है ना, मैं आपको लॉजिक भी बता देता हूं आपको ये ओपन शट केस है, ये इम्पीचमेंट का। ये चारों जो इतने दिग्गज वकील किए गए हैं ना, उन्होंने भी मेरे ख्याल से अगर ठीक से दिमाग लगाया है तो वो डिफेंस नहीं बना पाएंगे इसमें। क्रिमिनल ट्रायल अलग बात होती है, ये इम्पीचमेंट का केस है। अगर इसमें मिसकंडक्ट इतना सा भी साबित हो गया, मिसकंडक्ट होते ही खत्म, इनकेपेबल होते ही खत्म। तो मिसकंडक्ट क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। हर एक नागरिक की जिम्मेदारी होती है, अगर एक कॉग्निजेबल क्रिमिनल ऑफेंस, और सेक्शन 39 होता था पहले CRPC में, अभी उसका क्या BNSS में क्या है मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, तो उसमें मैं ये बता रहा हूं इस तरह इंपीचमेंट 1 मिनट में इंपीचमेंट होगी, दूसरा नहीं लगेगा इसमें। उसमें ये जिम्मेदारी है हर एक नागरिक की, और जस्टिस वर्मा तो जज है कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस रिपोर्ट करेगा। किसी जज ने कॉग्निजेबल ऑफेंस उनके सामने आ गया और उसकी पूरी लिस्ट दे रखी है सेक्शन 39 में, पढ़ लें, ये जो सीनियर वकील हैं इनके, उनको भी काम आएगी, बचा ना पाएंगे वो इन्हें, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो अगर ठीक से होगा ये इम्पीचमेंट का काम तो ये 39 की वायलेशन की उन्होंने, अपनी एक नागरिक के रूप में ड्यूटी नहीं पूरी की, अपने जज के होने के बावजूद भी। क्या कि वहां पे नोट जले हुए मिले ना उनके घर में, वो ये कह रहे हैं कि मेरे नहीं है, किसी ने प्लांट कर दिया। तो किसी ने उनके घर में घुस के एक क्राइम कर दिया, उसकी वो रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इतना सा ग्राउंड काफी है इंपीचमेंट के लिए, कुछ नहीं चाहिए, और इससे ना बच पाएंगे वो। तो इसीलिए डिले तो होना ही है। बिल्कुल। चलिए, आज आपने बहुत आपने काफी महत्वपूर्ण बातें इस इंटरव्यू में कही हैं। मुझे उम्मीद है कि सारे व्यूअर्स आज इस बातचीत को सुनेंगे और फिर वो अपने अपने आकलन करके इस पर फीडबैक देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महमूद, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग।